जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। साइंस की दुनिया में हम हर वक्त कुछ नया सीखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप नेचर को किस तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हो और उसको किस तरह से एनालाइज करके उसको समझ पा रहे हो, क्योंकि हर एक चीज नेचर में आसपास होती रहती है। अगर आप उसको साइंस एक माध्यम है नेचर को समझाने का। अगर आप उसके तरीके से चीजों को एनालाइज करना सीख जाते हो तो आप जान पाओगे कि वास्तविकता क्या होती है, और जब वो चीज आप जान लोगे तो आप अपनी लाइफ को, ये जो आजकल की जनरेशन है, उसको डेवलप कर पाओगे। तो ये आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है काफी ज्यादा डेवलप हो गई है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो आंसर है उन आदमियों पर जाता है, उन इंसानों पर जाता है जिन्होंने इस नेचर को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके बारे में जानकर कुछ ऐसी चीजें बनाई, ऐसे इन्वेंशन किए जिसने आज हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया और डेवलप कर दिया। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और उनका एक्सपेरिमेंट जानेंगे, किस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम लोग इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हैं? तो आंसर है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 की क्लास में। क्लास 12 में हर जगह हमको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अभी तक का हमारा नॉलेज ये कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो वो दौड़ता हुआ चार्ज एक एनर्जी को कैरी करता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाता है। तो चार्ज के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर होती है और इस एनर्जी का नाम हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज करके जितने भी हमने आजकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए हैं सब वर्क कर रहे हैं। बट अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता होता तो आज हम ये सारे इक्विपमेंट बना पाते हैं, ये फैन से हवा खा पाते हैं, ये लाइट के बल्ब से लाइट निकाल पाते हैं? आंसर लो। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने डिस्कस की, वो डिस्कवरी की और हमको बताया। ठीक है, अब मैं एक नई चीज आपको बताता हूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन एक क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और हमने उसके इफेक्ट को जाना स्टोरी के माध्यम से। ये कह रहा था आप लोगों से कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है बट वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो हम क्या समझते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसके इफेक्ट को जानते हैं। तो हमने देखा उसका एक इफेक्ट होता है जो उनको ऑस्टेट ने बताया। क्या बताया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक नई तरह की डिस्कवरी हुई 1820 में ऑस्टेट के टाइमिंग पर। उन्हें नहीं बताया कि जब करंट फ्लो होती है तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक करंट से क्या बना सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रास्ता हुआ इलेक्ट्रिसिटी से किसके पास जाने का? मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने का, मैग्नेट के पास जाने का। क्या इसकी वापसी भी हो सकती है? अगर हम एक खुदाई करते हैं जमीन में तो खुदाई करते 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 हम नीचे तक तो चले जाएंगे। क्या हम नीचे रहेंगे? क्या हमको ऊपर भी तो आना है? तो वापस आने का भी रास्ता होना चाहिए। तो लोगों ने ये सोचा कि जब ऑस्टेट जी ने ये डिस्कवर किया कि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो नेचर में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट बनाया जा सकता है। बस इसी चीज को एक बेस मानकर कुछ लोग लग गए अपने टाइम पर, और इसमें दो साइंटिस्टों ने इस स्टोरी पर और इस सोच पर काम किया। एक तो इंग्लैंड के रहने वाले थे जिनका नाम था फैराडे, और एक यूएसए के रहने वाले थे हेनरी। तो इन दो साइंटिस्टों ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया। तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट हमको समझने हैं। तो पहले हम लेंगे फैराडे। देखिए, फैराडे एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे। फैराडे लॉ बाद में बने, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया। अब फैराडे एक्सपेरिमेंट किस तरह का था तो जरा ध्यान से देखिए। ये हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट स्टडी करना है। अब जरा तो सभी लोग ध्यान देंगे, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से दोहराया गया इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने ये सोचा कि हमको मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए।
और उस सर्किट में एक ऐसी डिवाइस होना अनिवार्य है जो हमको ये बता दे कि यहाँ इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वो डिवाइस स्टडी कर ली है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये कॉइल ली हमने, जर्मेनियम कॉइल, और इस कॉइल के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर जो हमको बता देगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, उसको सेंस कर देगा। ठीक। और चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक नया तरह का सोच है, एक नई तरह की थिंकिंग है, तो हम इसमें बैटरी का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में कहीं पर भी बैटरी नहीं लगी है, केवल एक कॉइल है और उस कॉइल में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अगर मैजिक से अगर हमारी सोच काम कर गई तो हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और ये बटन स्टार्ट कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा हमने क्या लिया, एक कॉइल ली गैल्वेनोमीटर लगाकर, दूसरी चीज ली हमने मैग्नेट। क्या लिया भाई? मैग्नेट। अब मैग्नेट की स्पेशलिटी क्या है आप सभी लोग जानते हैं। मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड का मतलब क्या होता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करना। क्या बनाना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वो कुछ इस तरह की होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है। अब इस एक्सपेरिमेंट की स्टोरी को वन बाय वन हम देखते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में इक्विपमेंट क्या है, एक तो मैग्नेट है, जो सामग्री हमारी वो मैग्नेट है, और दूसरी कॉइल है, और तीसरी चीज क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया, यहाँ मैग्नेट रखा, मैग्नेट के साथ जो भी एक्टिविटी की वो यहाँ लिखेंगे, और मैग्नेट की एक्टिविटी को देखकर गैल्वेनोमीटर ने क्या बताया हमको वो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इस मैग्नेट को स्टॉप करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? नॉट मूविंग। तो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा, नॉट मूविंग मैग्नेट। तो हम क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, दैट इज नो करंट। तो करंट की वैल्यू कितनी बेटा? 0। सेकेंड स्टेट में हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को उठाकर इसके पास लाते हैं। कहाँ लाते हैं बेटा? पास। तो जब हम इसके पास लेकर आते हैं तो अब देखिए ये मैग्नेट इसके नजदीक आ चुका है यहां पर, और मैग्नेट का कौन सा पोल ला रहा है बेटा? नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ओके। इसको पास लाए तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, एक साइड डिफ्लेक्शन आता है, डेटा से वो साइड आता है, ये डिफ्लेक्शन है। तो हमने देखा करंट है। उसके बाद हमने इसको यहां पर लाकर स्टॉप कर दिया, स्टॉप नियर कॉइल, कॉइल के पास लाकर स्टॉप कर दिया। तो अगेन रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? नो डिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, मूव बैक। अब इस मैग्नेट को हम इससे दूर ले जाते हैं, कहा जाएगा दूर। जैसे हम इसको दूर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब ये डिफ्लेक्शन अपनी डायरेक्शन में आता है दिस वे। तो पहले डिफ्लेक्शन दिस वे एंड नेक्स्ट डिफ्लेक्शन दिस वे, ओके। तो उसका हमने नाम रख दिया माइनस है, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन है। और अब दूर ले जाकर फिर से हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो आगे करंट कितनी हो गई? 0। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा, कराटे ने देखा, ऐसा करके देखा, होता है ऐसा जी। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला, इस पूरी प्रोसेस को वो कह रहा है, अब उसको जरा ध्यान से समझिए, एक्सप्लेनेशन समझिए। वो कह रहा है, ध्यान देखना जरा, ये जो मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उस कंटेंट को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कंटेंट को एक नाम देंगे, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद स्टडी करूं, वो आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम हम रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, वो किसका कंटेंट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास क्या होता है? यस, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कंटेंट है, अब समझिएगा। जब ये मैग्नेट यहां पर था उस समय यहां से लाइन निकल रही थी, ओके। तो इस कॉइल से इस मैग्नेट की कितना फ्लक्स लिंक हो रहा था? आंसर है एक लाइन टच हो रही थी। देखा है एक ही लाइन जा रही है कॉइल से जब ये दूर होता है, डन। और हम इसको इसके पास लेकर आते हैं तो जो लाइन इसमें से होकर नहीं जा पा रही है
वो भी हम इससे होकर जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जब ये पास होता है तो ज्यादा लाइन जाती है, जब ये दूर होता है तो कम लाइन जाती है। एक तो ये चीज समझ आई आपको। तो अब देखिए जब मैग्नेट दूर है, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी, 0, और जब मैग्नेट पास है तब भी करंट कितनी, 0। तो यहां से हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स कम होने से करंट फ्लो होती है या ज्यादा होने से फ्लो होती है, टच होने से फ्लो होती है या टच नहीं होने से फ्लो होती है। तो आंसर है इसका, करंट तब फ्लो होती है जब मैग्नेट में क्या होता है, मोशन। देखिए आते समय फ्लो होती है और जाते समय फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स कम टच हो या ज्यादा टच हो कोई मतलब नहीं है, क्या होना जरूरी है, मोशन होना जरूरी है। बिना मोशन के देख रहे हो आप उधर, कोई करंट नहीं होती। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आती है कि फ्लक्स कभी कम टच होता है, कभी ज्यादा टच होता है। तो कम से ज्यादा, कम से फ्लो होती है कि ज्यादा से, तो इसका आंसर हम लोगों ने लगा नो। चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से करंट फ्लो होती है। क्या चेंज होने से, फ्लक्स के। तो याद रखिए रिजल्ट क्या निकला कि फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनती है। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब इसी चीज को जरा ध्यान से समझिए कि जब हमने मैग्नेट को इसके पास लाए तो मैग्नेट को पास लाने से ये जो लाइन है जो इससे कम पास होगी, पास लाने के बाद जो लाइन नहीं जा पाएंगे वो इससे पास हुई, जिससे इसका क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से ही इसमें क्या फ्लो होती है, करंट। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो आंसर है एक और चीज, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, यहां कहीं बैटरी लगी है क्या, कोई बैटरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, फिर भी यहां करंट बन रही है। और कैसे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण बन रही है, ठीक है। और हमने किसी चीज को टच भी नहीं किया है। तो किसी चीज को बिना टच किए कुछ काम करवा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन। बताया था मैंने आपको इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया, इसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बनाई, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, ये शब्द बहुत जरूरी है, लिंक्ड विद अ कॉइल, देन। अब मैं इस पर वापस आऊंगा, पहले कुछ नए नए वर्ड और आ रहे हैं इसमें, फिर से समझिए। अब आपने एक चीज तो यहां पर जान ली कि अगर मैग्नेट स्टॉप है तो करंट नहीं बनती है, और मैग्नेट पास में भी होती है तो भी करंट नहीं बनती है, केवल मैग्नेट के मोशन से ही करंट बनती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप मैग्नेट को स्टॉप रख के कॉइल को आसपास लेकर आइए, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा, तब भी क्या बनेगी, करंट बनेगी। लेकिन अभी तक हमने जो भी स्टडी की है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हमने ये देखा है कि करंट बनने के लिए हमको एक एनर्जी लगती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बिना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के करंट बन ही नहीं सकती। बन सकती है क्या, सेल में ये तो पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एनर्जी होता है, जो एनर्जी, उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पूरे सर्किट में चलता है, वो करंट फ्लो होती है। तो हम ये सोच सकते हैं यहां पर भी कि इस मैग्नेट को जब हम इसके पास लाए तो मैग्नेट फ्लक्स में चेंज हुआ, और उसके कारण पहले क्या बना इसमें, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना, सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना, मतलब EMF बना। और ये EMF बिना बैटरी की सहायता से बना, इसलिए इसका हम नाम रखेंगे इंड्यूस्ड EMF। क्या नाम रखेंगे, इंड्यूस्ड EMF। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब अगली चीज आती है करंट। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, तो आंसर है सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। देखिए ये एक बैटरी है, इस बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड है और यहां पर केमिकल बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन करके एक प्लेट को पॉजिटिव कर देता है और एक प्लेट को क्या कर देता है, नेगेटिव। इसकी प्रोसेस मैं आपको सेल में बता चुका हूं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को ऐसी फ्रीडम है, ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ी नहीं है, तो ये कैसा सर्किट है बेटा, ओपन सर्किट है। क्या इनके बीच EMF है कि नहीं, तो आंसर EMF है, बट करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वायर लगाते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना हो तो लगा दीजिए, और इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी तो ये बल्ब जलेगा,
और करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, ये सर्किट कंप्लीट चाहिए। बट ईएमएफ बनने के लिए सर्किट कंप्लीट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, बट करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, सर्किट। तो याद रखिए, तो दोनों इलेक्ट्रोड में पहले क्या था, ईएमएफ था, और वो ईएमएफ था तभी तो हमने सर्किट कंप्लीट कराया, तभी तो उसमें करंट फ्लो हुई। समझ गए बात, ओके। क्योंकि ईएमएफ एक वोल्टेज होती है, सोर्स की वोल्टेज होती है, जिससे वो क्या करता है, सर्किट में करंट को फ्लो कराता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो पहले क्या बनेगा, ईएमएफ। करंट कब फ्लो होगी, जब सर्किट कैसा होगा, क्लोज। समझेगा। अच्छा, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन फ्लक्स में तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कब, क्या मतलब इसका, ईएमएफ है। बट वो इस समय जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पड़ा हुआ है। जब पोटेंशियल एनर्जी क्या पोजीशन की टर्म होती है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बन के वो ईएमएफ पड़ा रहता है। अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे तो करंट फ्लो होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो फिर से ठीक है। हाँ, क्लोज में ही रिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होती है, ओपन में नहीं दिखाएगा, ओपन में केवल ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ आएगा, उस समय कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन कब दिखाना है, जब सर्किट क्लोज हो। समझ आ गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड इफ सर्किट इज द कंप्लीट, करंट विल स्टार्ट फ्लो, और दिस फिनोमेना इज नोन एज, क्या नाम रखा है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और ये उसकी कंक्लूजन हमको बताया। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी तरह के, बट इस तरह के तो नहीं, कुछ दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट ये दूसरे साइंटिस्ट ने किए, बट वो अपनी जगह पर रहकर किए, और उसका नाम मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, हेनरी। हाँ, दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट देखिए जरा। इसमें क्या है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो फैराडे जैसे ही एक्सपेरिमेंट है, बट इसमें क्या लिया गया है, एक कॉइल ली गई है। इस कॉइल में हम लोगों ने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर, ध्यान दीजिए जरा, और यहाँ पर हमने क्या लगाया, बैटरी लगाई। अब आप जानते हैं कि करंट फ्लो होने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अब हमने इसमें स्विच को ऑन किया और करंट को फ्लो कराया, तो इसमें क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस तरह से। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस कॉइल से लिंक करा दिया, तो हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है। अच्छा, कैसे रिफ्लेक्शन आया होगा, देखो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया आपने चारों तरफ, अब हमने इस कॉइल को उठाया और इसके नजदीक लाया, तो नजदीक लाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और मैं अभी आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से ही क्या बनती है, करंट। ठीक है ना, बिना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की करंट नहीं बनेगी। ओके, तो इसको नजदीक लेकर आए, दूर ले गए, सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा सेम रिजल्ट हमको मिलता है। बट इसमें क्या है, इसमें हमने करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड बनाया और इससे लिंक करा दिया, तब भी क्या बनता है, यस, करंट बनता है। अब एक दूसरी तरह का भी, तीसरी तरह का भी एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उस एक्सपेरिमेंट को समझिए जरा, वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। कौन ना करो, इधर देखिए, वो भी हेनरी का ही है। देखिए, इसमें भी वही सेम सिचुएशन, हमने यहाँ पर कॉइल बना के रखा हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक बैटरी के साथ एक स्विच लगाया हुआ है। इस स्विच को हम टैप करेंगे, टक 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 करके, जैसे स्विच को ऑफ ऑन करते, ऑफ करते, ऑन करते, ऑफ करते, तो बार बार हम इस स्विच को कभी मेक करेंगे, कभी ब्रेक करेंगे, कभी मेक करेंगे, कभी ब्रेक करेंगे। तो अब सुनिए, ये उसी इंस्टेंट की कहानी है कि जैसे हम इसको टक करते हैं, दबाते हैं, मेक करते हैं, तो इस सर्किट में करंट बढ़ती है, और करंट बढ़ने से क्या होता है, नेगेटिव फील्ड में चेंज आता है, और नेगेटिव फील्ड में चेंज आने से ये वाला नेगेटिव फील्ड हम पास में रखिए कॉइल से टच करवा देते हैं, लिंक करवा देते हैं, तो इसमें क्या फ्लो हो जाती है, एक करंट। तो ये भी हुई वाली करंट है जो फैराडे ने बताई, ये भी हुई वाली करंट है जो हेनरी ने बताई। बट इसको करने के अलग अलग प्रैक्टिकल हमने करके देखे कि जरूरी नहीं है कि ऐसी करंट फ्लो होगी, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। बट इस सिचुएशन में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V0N I मैग्नेटिक फील्ड के चिन्ह से बनती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको टक करते हैं तो एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ती है,
क्या होती है? करंट की वैल्यू। और जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? चेंज आता है, और उस चेंज के कारण इसमें क्या फ्लो हो जाती है? करंट। लेकिन एक कंडीशन है नेसेसरी, याद रखिए, ये वाला जो सिचुएशन होती है ये उसी वक्त होती है जब हम इसको मेक करते हैं या ब्रेक करते हैं। एक बार करंट 20 एम्पियर हो गई अगर हमने 20 एम्पियर की फ्लो कराई है, या एक बार करंट 10 एम्पियर की हो गई अगर हमने 10 एम्पियर की फ्लो कराई है, और एक बार 10 हो गई तो 10 के कारण जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, anyway, फिर से सुनिए, अगर 10 हो गई तो वो करंट 10 ही रहनी है। करंट चेंज नहीं हुई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या? तो उसमें करंट नहीं। समझ बात? तो ये कब होता है? जब उसको मेक किया जाता है उस समय करंट की वैल्यू कम ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको बताया इस फॉर्मूले से करंट की वैल्यू कम ज्यादा होती है। हाँ, समझा नहीं ना? और ये तीनों तरह के एक्सपर्ट हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इस स्टोरी में दोबारा से वापस आता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या बताता है? आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देखिए जरा, ये हमने क्या किया, यहाँ एक मैग्नेट को हमने लिया और हमने इसको चेंज कराया। चेंज कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक गड्ढा किया और इसमें हमने रॉड लगा दी। क्या लगा दी? रॉड। और जब ये रॉड को पकड़कर हमने चलाया, क्या किया? चलाया। तो चलाते हैं तो एक बार इस कॉइल के सामने नॉर्थ पोल आएगा, तो उसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, और जब ये चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। फिर घूमकर कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल, तो फिर से इसमें करंट फ्लो होगी -I जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और फिर साउथ पोल चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर खत्म हो जाएगा, तो करंट फिर से 0। फिर सेम प्रोसेस। तो ये वाली जो प्रोसेस है, कभी करंट 0, फिर करंट फुल, फिर 0, फिर उल्टी डायरेक्शन फुल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। हाँ, तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने बनाया जनरेटर और अल्टरनेट। तो आगे हम लास्ट में पढ़ेंगे जनरेटर क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, जहां पर हमने इसको घुमाया और सबकी गाड़ियों में ये लगा रहता है और हम करते हैं, जब हम किक मारते हैं तो मैग्नेट को घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो मैग्नेट के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है और चारों तरफ क्या लगी रहती है? कॉइल, और उसमें करंट बढ़ती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। या हम एक्सीलरेटर देते हैं तो आपने देखा होगा हेडलाइट बड़ी तेज हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जब एक्सीलरेटर देते हैं तो मैग्नेट घूमता है तेजी से, और चारों तरफ क्या लगी रहती है? कॉइल, और उस कॉइल में क्या दौड़ने लगती है? करंट दौड़ने लगती है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनी? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण बनी। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कोई बैटरी का हमने यूज नहीं किया है, केवल हमने मैग्नेट का यूज किया और कॉइल का यूज किया, और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इसके पीछे का एक प्रोसेस जानिए, मैकेनिक्स जानिए, वो क्या है। इस मैग्नेट को हम लाते हैं या दूर ले जाते हैं, और मैग्नेट को चलाना एक मैकेनिकल वर्क है। और जब हम ये मैकेनिकल वर्क करते हैं, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। बट कैसा वर्क डन है? मैकेनिकल। और ये मैकेनिकल एनर्जी हमको काय के फॉर्म में मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही तो जनरेटर है। वो घुमाते हैं। हाँ, तो वो हम चलाते हैं तो मैकेनिकल वर्क करते हो, हमको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आया? तो फैराडे और हेनरी ने हमको ये एक्सपेरिमेंट करके हमको ये इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना दिया। और जब उन्होंने ये फिनोमेना दिया तो उस समय लोगों ने उनसे पूछा कि, उन्होंने बताया कि देखो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो उनसे लोगों ने पूछा तो क्या हो गया? क्या होता है अगर किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो जाए, इस दुनिया में एक नई चीज आ जाए, तो क्या होता है? तो आंसर है इस चीज को इतना अनइम्पोर्टेंट माना गया उस टाइम पर जब इलेक्ट्रिसिटी बनी। और आप जानते हो कि आज की जनरेशन में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी डेवलप हो सकता है? आज जो हमारी ह्यूमन लाइफ है इतनी ज्यादा डेवलप है, वो किस वजह से है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये काफी फेमस, और उस समय ये बच्चे थे, इसके एक्सपेरिमेंट को क्या माना गया? बच्चा माना गया। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा बड़ा नहीं होता है, पर उसको हम किस तरह से डेवलप करते हैं ये हमको सोचना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा सेट दो साइंटिस्टों को जाता है, एक हेनरी और फैराडे, जिन्होंने आज हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया इलेक्ट्रिसिटी देकर। ओके, अब इसके बेसिस पर हम लोगों ने दो लॉ बनाए, जिसको हम बोलेंगे फैराडे लॉ। ये अब काम की चीज समझ लीजिए। इतनी बड़ी स्टोरी समझने के बाद हमने रिजल्ट कितने बनाए? फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्वालिटी बताता है हमको, एक क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना। ओके, क्वालिटी मतलब उसकी कारण को बताना, और क्वालिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए हमको क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। जैसे ये दो लाइनें हैं, इनको मैंने ऐसे कुछ एंगल बना दिया और यहाँ पे मैं वाटर को डालता हूँ, ये एंगल है 20 डिग्री, तो मैं देखता हूँ पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी कम आती है। और अगर ये मैं एंगल 40 कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ ज्यादा आती है। तो ये 30, 40, 60 ये क्या है? क्वांटिटी। हम नंबर में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ऊपर से पानी नीचे क्यों आता है? जब ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, तो इसलिए पानी का ऊपर से नीचे आने का रीजन क्या है कि पानी का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी। लेकिन कब कितना जाएगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वही चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या? साइंटिफिक मेथड ऑफ नेचर, नेचर को स्टडी करने का मेथड। तो समझ नहीं बात? तो देखिए ना, फैराडे लॉ ऑफ EMI, कहीं कहीं ये भी लिखकर आता है शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ समझिएगा, उसका भी जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई उसी के बारे में लिखा हुआ है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ कॉइल चेंज, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉइल से लिंक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? चेंज। एंड EMF इज इंड्यूस्ड अक्रॉस एंड ऑफ द कॉइल, तब उस कॉइल के अक्रॉस एंड पर क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF। इंड्यूस सब इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं लगा रहे, ये अपने आप बन रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड EMF। इफ सर्किट इज कंप्लीट या क्लोज, करंट फ्लो थ्रू इट, तो उसमें क्या फ्लो लगती है? तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ समझिए। सेकंड लॉ हमको ये बताता है कि ये जो EMF बन रहा है इसकी ताकत कितनी है, और ये बहुत जरूरी है अच्छे लेवल की करंट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ देने के लिए। तो हमको बताया गया कि द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो फ्लक्स के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा आप चेंज करोगे फ्लक्स में, उतनी क्वांटिटी में क्या क्रिएट होने वाला है? सॉरी, इंड्यूस होने वाला है EMF, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो फ्लक्स है इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसको नाम देंगे phi-b। क्या नाम दे दिया हमने? phi-b। लेट phi-b be the flux linked with the coil, let there be change d phi-b in the time dt। तो इतने टाइम में इतना फ्लक्स चेंज होता है, देन इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस कॉइल इज, तो कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी। अब यहाँ पर माइनस साइन हमको क्या बताता है? तो ये इसमें कैच है, इसी चीज को समझना है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम एक लॉ स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट में आएगा। अभी मैं उसका मीनिंग लिख देता हूँ। यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है? EMF अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो ये जो EMF है जिसने बनाया है उसी चीज का क्या करता है? अपोज करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग कारण बनाया नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग का क्या करेगा? अपोज करेगा। किस तरह से करेगा वो हम एक नए तरह का लॉ स्टडी करेंगे, लेंज लॉ, उसमें आएगा। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बार बार इस टॉपिक को समझते समय एक शब्द हमारे सामने आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले हम ये समझना चाहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमको क्वांटिटी के बारे में बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट जब हम उसका क्वांटिटी लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इतना हमने कंटेंट ले लिया उस मैग्नेटिक फील्ड से, और वो जो कनेक्शन बना उसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स हमको मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी के बारे में बताता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, दूसरा कि इस कनेक्शन को आप पास किससे कर रहे हो, कितने बड़े एरिया में कर रहे हो। अगर वो एरिया छोटा होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, एरिया बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जाएगी। ये वैसा ही है जैसे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए
ये मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? डॉट। डॉट प्रोडक्ट की क्या वो भी मैं आपको बताया वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको हमेशा क्वांटिटी प्राप्त होती है स्केलर, और इस स्केलर क्वांटिटी का नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे फाई डी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? तो सबको आता होगा बी ए कॉस थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया, ये आ गया आपको। अच्छा, अब जरा इसमें और चीज समझिए, जरा ध्यान दें कि ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम होगा स्केलर, हाँ दोनों फ्लक्स केवल उनकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। हाँ जी, मैक्सिमम फ्लक्स। अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या जरूरी है, ये हमने एक, अच्छा पहले एक डायग्राम समझिए यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये क्या चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने एक एरिया को रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है बेटा एरिया, और ये एरिया का एरिया वेक्टर है लाइक दिस, ए कैप या ए वेक्टर होगी ये वेक्टर, और ये कौन है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। तब ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं इसका? कॉस वाला कंपोनेंट। ठीक, अब देखिए ये हमारा कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। प्लेन ऑफ कॉइल is normal to magnetic field। अब देखिए ये प्लेन है कॉइल का प्लेन, जैसे भी आपने कॉइल ली हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इस समय आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो वही लाइन में लिखिए, प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तब एंगल कितना होगा? और एंगल कौन सा वाला होता है? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर दिस, तो एंगल कितना होता है? 0। दैट इज एंगल कितना? 0 डिग्री। तो आपको फ्लक्स कैसा मिलने वाला है? बी ए। मिला कि नहीं मिला? और तभी फ्लक्स मिलेगा जब आपके सामने ऐसे प्लेन रखा हो और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हो, तो सारी की सारी लाइन इससे अटैच हो जाएगी। अगर ये फ्लक्स को मैं ऐसे कर दूंगा तो अब आप भी समझ रहे हो कि सारी की सारी लाइन इसको टच नहीं करेंगे, इसके ऊपर से निकल जाएंगे। ये वही वाला केस है कि सामने एक आदमी खड़ा हो गया, यहाँ पे मोटर की पानी की बौछार की, तो सारी की सारी पानी उस पर गिरता है, और अगर उस आदमी ने ऐसे लिटा दिया तो पानी ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, उससे टच नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस क्या बना? ये कौन सा केस था? मैक्सिमम फ्लक्स। अब हम निकालते हैं मिनिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ कॉइल इज अलाउड टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा और ये आपका कॉइल की डायरेक्शन है। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों बीच एंगल कितना आया है? तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 90। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलने वाला है ध्यान करके? यस, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलने वाला है 0। और आप कुछ समझ गए, इसलिए इसमें क्या लिया गया है? कॉस। अगर आप साइन लेते तो आप जानते कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता इस केस में और इस केस में नहीं होता। और एक्सपेरिमेंट हमारा क्या बताता है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है और इस केस में नहीं है, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? कॉस वाले कंपोनेंट। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर
वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, अच्छा अब ये समझ गए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, और कब मैक्सिमम कब मिनिमम, और अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसका यूनिट बताइए फ्लक्स का। तो अब हम उसका यूनिट डिस्कस करेंगे। तो देखिए जाए इसका यूनिट कैसे बनाते हैं। यूनिट के बारे में देखिए भाई, इसका यूनिट किस तरह से बनाया गया, तो बड़े आसान होते हैं यूनिट बनाना। फ्लक्स का यूनिट, फ्लक्स का फॉर्मूला याद करिए VA, और ये बार बार हमको यूज करना है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जस्ट अभी याद आई है जिसका जानना आपके लिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको और देख लीजिए। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर ये एक कॉइल है हमारे पास, इसमें एक टर्न है, तो फ्लक्स कितना VA टच हुआ। अगर यहाँ पर एक और टर्न होता तो इससे इस सर्फेस से दो सर्फेस हो गई, दो सर्फेस से टच हो जाता तो फ्लक्स कितना होता 2BA, 3, 4, 5, और अगर n टर्न्स होंगे तो तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें n का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना BAN या NBA, कुछ भी लिख दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। इसी तरह से अभी हमने निकाला इंड्यूस्ड EMF, उसका फॉर्मूला क्या निकाला था d∅B अपॉन dt माइनस। अब इसमें हम नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई और कर देंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे उतनी अधिक क्वांटिटी में क्या मिलने वाला है हमको। क्लियर हो गया। तो ये फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड लॉ है। ओके, अब मैं अपनी लोकेशन पर वापस आता हूँ। हम बात कर रहे थे यूनिट की। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताइए टेस्ला। एरिया का यूनिट बताइए, और ये क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बना टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये टेस्ला और मीटर स्क्वायर को एक नाम दिया क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर में इतना ज्यादा यूज होने वाला है कि बार बार हम उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो हम एक नाम देना चाहते हैं, तो उसको एक नाम दिया गया वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक नया यूनिट क्या होता है 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 वेबर के बराबर होगा। तो वेबर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है यूनिट होता है। तो कितने यूनिट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के 2, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। और समझिए, और ये जो मैंने यूनिट आपको बताए ये कौन सी यूनिट होता है ऐसा यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है और सीजीएस यूनिट होता है इसका मैक्सवेल। तो याद रखिए फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है मैक्सवेल, और ऐसा यूनिट क्या होता है वेबर या फिर टेस्ला इंटू मीटर। एक और यूनिट समझिए, मैग्नेटिक फील्ड के और भी हम यूनिट जानते हैं। ओके, आगे ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है टॉर्क में, मैक्सिमम टॉर्क NIAB, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बनाइए यहाँ पे टाउ I मल्टीप्लाई A। टाउ का यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। करंट का क्या होता है एम्पियर। ये बेटा ए मत समझना इसको, एम्पियर मत समझना, ये क्या है एरिया, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये किसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ आ जाइए, तो अब बी की जगह में क्या रखा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और मल्टीप्लाई में क्या है अब ये मीटर ये मीटर कैंसिल हो गया, तो आपको यूनिट क्या मिलने वाला है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन इधर ध्यान दो क्या आ गया ए मतलब एम्पियर। ध्यान रखना ये बना। अब और सोच सकते हैं और कोई यूनिट बन सकता है, तो आंसर है एक और बनेगा न्यूटन इंटू मीटर वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो एक और यूनिट हो गया जूल पर एम्पियर। क्लियर हुआ। तो इतने सारे यूनिट केवल किसके हैं यस मैग्नेटिक फ्लक्स। इधर ध्यान दो बेटा आप लोग, ये जूल पर एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर या फिर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या फिर यही आना है एग्जाम में आते हैं वेबर या सीजीएस। अब एक और चीज, ये हमने क्या बनाया फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया B इंटू ए। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे
सॉरी 5V होगा, 5V/A। 5 का यूनिट क्या होता है? वेबर। और A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे थे, बार बार हमने उस चैप्टर में यूज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो वो होता क्यों है? इस फॉर्मूले से आता है, तो उसी के लिए रखा गया था। तो यहाँ हमने उसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? अब सुन लीजिए फिर से, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम सिचुएशन हो गई, मिनिमम सिचुएशन हो गई, उसकी यूनिट्स के बारे में हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला और देखिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिव में आए और आपसे गलत मत हो जाए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। आज इधर ध्यान दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जहाँ से बना सर देखिए, एन से बना किससे बनाना पसंद करोगे? इससे एन से बनाओ सर। देखिए, न्यूटन ओम का आपको याद रहता है, मैंने शुरुआत में याद करवाया, mn वो तो एम्पियर है बेटा। एम्पियर है। कहाँ से स्क्वायर करता है? उसका भावनाओं में ज्यादा घूम रहे बच्चे। कितना आ गया? m n स्क्वायर t-2 1 बच रहा है। समझ गए? तो ये क्या है? यस, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो इससे यूनिट बना सकते हो। तो आज हम लोगों ने इतना ही स्टडी करना है, और उसके बाद की स्टडी हम नेक्स्ट